नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां रिमांड होम से भागे 3 बच्चे वापस लौट आए हैं। ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। रिमांड होम से भागे हुए 3 बच्चे वापस लौट आए। 7 अन्य बच्चों की खोजबीन फिलहाल जारी है। शुक्रवार रात को एक बाल कैदी की मौत हुई थी, जिसके बाद 10 बच्चे जो हैं रिमांड रूम से भाग गए थे, जिसमें से 3 वापस आ गए हैं। धनुपुरा बाल सुधार गृह से ये सभी बच्चे भागे थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 बच्चे जो हैं वो वापस आ गए हैं। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां रिमांड रूम में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद से बताया जा रहा था कि 10 बच्चे रिमांड रूम से भाग भी गए थे, जिसमें से 3 बच्चे जो हैं वो वापस आ गए हैं। फिलहाल 7 अन्य बच्चों की तलाश की जा रही है। शुक्रवार रात को एक बाल कैदी की मौत हुई थी, वहीं पर अभी उसको लेकर भी एक अलग से जांच जो है वो चल रहा है। गया के खिजरसराय के बकधर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। दोनों गुटों ने एक दूसरे पर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला किया। बता दें कि पूर्व मुखिया जयराम यादव चुनाव में हार गए थे, जिसके बाद पूर्व मुखिया और उनके समर्थकों ने कुछ लोगों के साथ मारपीट की थी। मारपीट के आरोप में पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया को गिरफ्तार भी कर लिया है। आज गिरफ्तार पूर्व मुखिया के भतीजे पिंटू यादव ने पुलिस को जानकारी देने का आरोप लगाकर एक बार फिर ग्रामीणों के साथ मारपीट की। पुलिस ने दोनों ओर से शिकायत मिलने की बात कही है और ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए। पहले जो है मुखिया ने मारपीट की थी और उसके 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जिसमें मुखिया मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है, जब मुखिया प्रत्याशी की हार हुई थी। तो वहीं आज मुखिया के जो समर्थक हैं, उन्होंने भी ग्रामीणों के साथ मारपीट की है। नवादा में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। रजौली वन क्षेत्र में हाथियों ने एक मकान को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि देर रात हाथियों के झुंड ने उत्पात किया। वन विभाग की टीम हाथियों के रेस्क्यू के लिए जोर शोर से लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए। बताया जा रहा है कि जो 9 हाथी हैं वो नवादा पहुंच चुके हैं और जिसके बाद से फसल को बर्बाद करने के साथ ही लोगों के घरों को भी क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। ये 2 तस्वीरों हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीर, ये एक पहली तस्वीर जिसमें आप देख रहे होंगे कि हाथी का उत्पात यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और दूसरी तस्वीर ये 9 झुंड हाथियों का आपको दिखाई दे रहा होगा। बताया जा रहा है कि झारखंड से जब इन हाथियों को खदेड़ा गया तो ये बिहार आ गए हैं और नवादा में अभी फिलहाल हाथियों का झुंड मौजूद है, जो घरों में तोड़फोड़ कर रहा है। वन विभाग की टीम जो है यहाँ से हाथियों को भगाने की कोशिश कर रही है। करीबन 3 बजे रात में हाथी आया, तोड़ फोड़ किया मेरा चाचा का घर, और हम लोग हल्ला किए तो इस रूट में जंगल घुस गया है। कितना संख्या में था हाथी? 9 का, हैं? 9 8 9 का। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल विशाल जुड़े हुए हैं। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? क्या हाथियों के बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, हाथी पहले फसल बर्बाद करते हैं और अब घरों में तोड़फोड़ किया जा रहा है। क्या कर रही है वन विभाग की टीम? जी देखिए शिप्रा, ये जो हाथियों का जो एक झुंड है, जो अभी फिलहाल चितरपोली के जंगलों में है। अभी फिलहाल ये एक नाले के नजदीक जो है बैठा हुआ है। हाथी ने अभी आबादी वाले इलाके में उत्पात मचाना शुरू नहीं किया है। हाँ, हालांकि देर रात इसने चितरकोली के आबादी वाले इलाके में प्रवेश जरूर किया था, मगर एक घर के बाउंड्री वॉल को सिर्फ तोड़कर निकल गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो काफी समय से वो भूखा हुआ है। तो हाथी को रेस्क्यू करने के लिए फिलहाल बांकुड़ा की जो एक्सपर्ट टीम मानी जाती है, क्योंकि बिहार झारखंड में एक्सपर्ट टीम इस तरह की है नहीं, तो बांकुड़ा से, पश्चिम बंगाल से एक टीम को बुलाया जा रहा है, जो कि अगले कुछ घंटों में वो जो है सो रजौली पहुंच जाएगी और फिर उसके बाद फिर उसके जो उसका जो स्पेस
पैसेज है उस तरफ उसे मूव कराया जाएगा। जैसा कि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि एक हाथियों को उन्होंने लगभग 4 दिनों का रेस्क्यू कराकर हाथियों को उस पैसेज में उन्हें प्रोपेगेट कराया था। तो अब बस उनका इंतजार हो रहा है। हालांकि हाथी जो है अभी शांत बैठा हुआ है, उसने अभी इंसान को अभी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनिल। 11 अक्टूबर को दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी मूल के आतंकी अशरफ ने स्पेशल टीम से पूछताछ में बड़े खुलासे किए हैं। अशरफ ने स्पेशल टीम से पूछताछ में बताया कि उसका किशनगंज में पहचान पत्र बना था और ये पहचान पत्र बनाने में उसकी मदद किशनगंज के एक सरपंच ने की थी। साल 2005 में अशरफ बांग्लादेश के रास्ते बिहार पहुंचा था, जहां उसकी दोस्ती नूर नाम के शख्स से हुई थी और फिर नूर ने ही आतंकी अशरफ को सरपंच से मिलवाया था। इस खुलासे के बाद स्पेशल टीम बिहार के कई लोगों से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में आतंकी अशरफ ने कई अहम खुलासे किए हैं, जिसमें आप किशनगंज के एक सरपंच का नाम आ रहा है जिन्होंने यहां पे उनको फेक आईडी बना दिया था, और नूर इस्लाम नाम का कोई आदमी है जिनके सहयोग से वो बिहार में आया था। बिहार में आने के बाद उन्होंने यहाँ से किशनगंज, अररिया कई इलाकों में उन्होंने काम किया है, और दावत इस्लाम नाम के एक संस्था थे जिनको आईएसआई के द्वारा वहाँ पे दावत इस्लाम नाम की संस्था से जोड़ा गया था, और उसी संस्था के माध्यम से वो फिर इंडिया में आए और इंडिया में किशनगंज के जो अपने सूत्र थे जिनके द्वारा वो काम क्या करता था। अभी प्रशासन द्वारा कोई उस बार में खुलासा नहीं किया जा रहा है कि वो सरपंच कौन है, चूंकि संवेदनशील मामला है इसलिए जाहिर है कि वो ऐसे बातों का भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो नूर इस्लाम ही है जिसके द्वारा उसको उस सरपंच से मिलाया गया था। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। खगड़िया में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं रात 7 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। ये सभी लोग दुर्गा पूजा का मेला देखकर ऑटो से घर लौट रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। मरने वाले एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। हादसा जिले के महेशखूंट थाना इलाके की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया। ये लोग मेला आए थे, महेशकूट मेला जो है स्टेशन बहुत अच्छा मेला लग रहा है, वहीं आया था पूरे परिवार। उसके बाद महेशकूट आया, महेशकूट ने एगो टेम्पू ने लेके रिजर्व किया। उसके बाद जाने वक्त में तो इतना रफ्तार से उधर से गाड़ी आ रहा था ट्रक, वही ने उसको धक्का मार दिया, गाड़ी को पलट दिया। उसमें 3 आदमी स्पॉट डेथ कर गया है। यहाँ कुछ स्पॉट उसी जगह किया, हॉस्पिटल लेते डेथ कर गया है। प्रशासन से ये मांग करते हैं, रात में बिल्कुल एनएच पर टेम्पू नहीं चलनी चाहिए। टेम्पू किसी भी सूरत में हमारा रक्षा नहीं कर सकता है। रात के मौसम में जितनी ट्रक चलती है, छोटी गाड़ी को देखना ही नहीं चाहता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर बाढ़ के मोकामा से आ रही है। स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को कुचला है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बाढ़ के मोकामा से बता रहे हैं, जहां स्कॉर्पियो ने 3 लोगों को कुचल दिया है। बताया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। मोकामा के सुल्तानपुर की घटना बताई जा रही है। खबर अररिया से है, जहां कुआरी ओपी के मधुबनी गांव में एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम जितेंद्र कुमार सिंह है, जो पूजा पाठ कराने का काम करता था। जब घर वाले उठे तो उसका गला कटा हुआ था। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है। उधर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिस हथियार से उसकी हत्या की गई, उस हथियार को भी बरामद किया गया है। हत्या मामले में आरोपी के पिता से भी पूछताछ की जा रही है। की दूरी पर मेरा घर है। दोनों आदमी खाना खाया, वहाँ से फिर मंदिर पर आया दोनों आदमी, और क्रिकेट का कोई चल रहा था, उसको वो देखा दोनों। इसके बाद सो गया। 2 बजे हमको घर में सूचना मिलती है कि उसकी हत्या हो गई है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच के क्रम में पता चला है तो ये जितेंद्र कुमार सिंह जो है वो मंदिर का ही पुरोहित था, पूजा पाठ के कराता था। और इसको मारने वाला राम कुमार सिंह जो है वो
मंदिर की जो पहले दान में जो दी थी मंदिर में ज़मीन उमीन झबरी देवी, उसका देख रेख करता था। उसकी देख रेख जितन कुमार की ये दादी होगी, दादी की देख रेख करता था। बड़ा दुखद घटना है। MCA किया हुआ लड़का था, बाप माँ बड़ी मुश्किल से इसको पढ़ाया था और आपसी रंजिश के कारण, जैसा मुझे जानकारी मिल रहा है कि आपसी मतभेद के कारण जो है यह घटना घटी है। और अब देखते हैं बिहार के तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले उपचुनाव से जुड़ी खबर। 2 का दंगल। 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए मतदान होना है और यहां इस बार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर का विकास है। मंदिर से सैकड़ों पंडाओं का घर परिवार चलता है और जब सैकड़ों की संख्या में लोगों का मुद्दा एक हो तो मुद्दा बड़ा ही होता है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा का जो बिगुल फूंक चुका है और यहाँ पे जो है चुनावी मुद्दा भी जो है लगातार देखने को आ रहा है। इसी चुनावी मुद्दा को खोजते हुए हम अभी हैं बाबा कुशेश्वरनाथ मंदिर में और यहाँ एक मुद्दा इसलिए ये है कि इस मंदिर से हजारों, यहाँ कहें तो स्थानीय लोगों का एक जीविका का साधन है। ये मंदिर से यहाँ पंडाओं का जो है रोजगार है चलता है, साथ में जो बाहर दुकान है उनका रोजगार चलता है। तो इस सुदूर इलाके में कहें तो मंदिर से बहुत बड़ा रोजगार यहाँ के लोगों को मिलता है। अभी हम आपको मंदिर प्रांगण में है और दिखाएंगे कि ये मिथिलांचल का बाबा धाम कहा जाता है, क्योंकि मिथिलांचल इलाके में बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है। मिथिलांचल ही नहीं, सुदूर जो इलाके हैं या नेपाल के जो लोग हैं यहाँ तक आते हैं पूजा करने के लिए। तो ऐसे में चूंकि ये मुद्दा, हम तो कहें जहाँ बाढ़ की स्थिति है, 6 महीना यहाँ पानी रहता है। 2010 के बाद जब यहाँ के स्थानीय विधायक बना, ये हम नहीं कहेंगे, 10 के बाद यहाँ की विकास, आज 3 टर्म वो जीते, इस टर्म में भी और अगले बार बाबा कुशेश्वर के वो जितना थे वो बाबा का कुछ काम बाकी है, पर्यटन के रूप में इसको लाना चाहिए सामने जिससे रोजगार बढ़े। क्या चाहते हैं? वो तो मुख्यमंत्री जी भी आए थे, उनको हम लोग कहे थे, संजय बाबू भी थे पूजा करने के लिए, विधायक जी के भेंट घाट करने के लिए बचवा से उनको आए थे। तो हम लोग कहे थे जो सर मिथिलांचल का बाबा कुशेश्वर स्थान प्रसिद्ध है, इनको थोड़ा देखिए। तो कहें आगे चुनाव है, चुनाव के बाद जो है यहाँ की समस्या के लिए तो विधायक जी हमको अवगत कराते ही थे। दुर्भाग्य हुआ जो हम लोग के विधायक जी चले गए। पंडाओं की मांग है कि धर्मशालाओं का निर्माण हो, क्योंकि धर्मशाला बनेगा तो श्रद्धालु आएंगे, यहाँ ठहरेंगे और लोगों के लिए रोजगार के अवसर खोलेंगे। ये देखिए, ये बगल में धर्मशाला है, वो शिवगंगा घाट पर धर्मशाला है, उसका सबका आप हम यही कहेंगे जो यहाँ धर्मशाला सभी कार्यरत हो, यहाँ यात्री ठहरे और यहाँ का व्यवसायी, यहाँ का पंडा, यहाँ का माली, यहाँ का स्थान और तारापुर में चुनाव होने हैं, लिहाजा सियासी पार्टी वोट के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कांग्रेस दोनों सीटों पर एक ही जाति के 2 नेताओं को ऑब्जर्वर बनाकर कड़ी टक्कर के संकेत दिए हैं। वहीं आरजेडी और जेडीयू ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है। ड्यूटी दी गई ऐसा नहीं है, जिसको जहां कोशिश की गई है कि सबको इन्वॉल्व करके आक्रामक तरीके से कांग्रेस चुनाव प्रचार को गति दे और हम आम जनता के बीच जाके बदली हुई परिस्थिति में अपने उम्मीदवारों को, खासकर जो हमने यंग कैंडिडेट्स दिए हैं दोनों जगह, अन्य दलों की तुलना में हमारे कैंडिडेट बेहतर हैं, उस आधार पर हम लोगों से वोट मांगेंगे, समर्थन मांगेंगे। और हमारा मकसद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव से अब तक सरकार की जो विफलता रही है, जेडीयू को तो कोई हक नहीं बनता है वो अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। पहली बात तो चाहे कोई किसी को प्रभारी बना ले, सब पर भारी पड़ेगी आरजेडी। जनता का आशीर्वाद मायने रखता है और जनता ये सब समझ रही है कि कौन किस उद्देश्य से दोनों सीटों पर खड़ा है। लेकिन वोट तो कांग्रेस आप ही का कटे। वोट हमारा तो जब बीजेपी ने बिहार का ही प्रभारी बना दिया था उसी जाति से, तो क्या असर पड़ गया। जो वहाँ की जनता में जो देखा जा रहा है, काफ़ी लोगों में उत्साह है और हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जन सेवा कर रहे हैं, लगातार जनता का सेवा कर रहे हैं। तो बस आप समझ लीजिए कि जो आने वाला जो हमारा जो चुनाव 30 तारीख को होने वाला है,
उसमें बेहतर प्रदर्शन मेरा होगा और परिणाम भी मेरे तरफ होगा। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव पर जनता विकास के साथ है। उन्होंने कहा कि जनता नीतीश कुमार के काम पर मुहर लगाएगी। जहां जहां चुनाव है 2 विधानसभा क्षेत्रों में आम जनता का इतना भारी समर्थन है हमारी पार्टी के प्रति, हमारे गठबंधन के प्रति, कि भारी मत के अंतर से हमारे दोनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। आरजेडी ने उपचुनाव में अपने नेताओं को पंचायत में रहने का निर्देश दिया है। इस फैसले पर जेडीयू ने कटाक्ष किया है। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि इस फैसले के तहत तेजस्वी यादव को भी गांव की ओर जाना चाहिए और विकास का दीदार करना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने दल के नेताओं को पंचायतवार जिम्मेवारी दी है। हम तो उम्मीद करेंगे कि माननीय तेजस्वी यादव, बिहार में आपको कम रहने का मौका मिलता है। अगर पार्टी में आपने आदेश जारी किया है तो जाइए, गांव में खुद भी प्रवास करिए, गांव की तस्वीर कैसे बदली है इसका एहसास भी होगा आपको। सड़कें बन गई हैं, बिजली पहुंच गया है, कोई रंगदारी नहीं मांगने का औकात किसी का है। सीएम नीतीश कुमार ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक का आयोजन संकल्प भवन में किया गया है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की यह समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें हर चीज पर सीएम नीतीश कुमार खुद जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की जा रही है। आपको बता दें कि समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक तरीके से सीएम नीतीश कुमार खुद देख रहे हैं, हर एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। संकल्प में बैठक का आयोजन जो है वो किया गया है और इस बैठक में खास तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ काम अभी तक किया है और किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पहले से ही अलर्ट मोड पर है और हर जगह सही तरीके से सुविधा लोगों को मिल सके उसको लेकर सुनिश्चित करने की कोशिश स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कल चल रही है और अब सीएम नीतीश कुमार खुद बैठक करके समीक्षा कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।